आप अपना जो पैसा है उसको 21 दिन में डबल कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं आई फॉर इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे आप शेयर मार्केट के बेसिक नॉलेज से अपना जो पैसा है उसको शेयर मार्केट में लगा के आप 21 दिन में डबल कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं यही बोलूंगा कि वीडियो के आखिरी तक देखते रहना और वीडियो के साथ बने रहना, और अगर पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि किसी भी कंपनी का एक शेयर, उसके जो प्रोमोटर्स होते हैं, मेन शेयर होल्डर्स होते हैं, उसके अकाउंट से आपके डीमैट अकाउंट में कैसे आके पहुंचता है, वो प्रोसेस क्या है, वो प्रोसीड्योर क्या है, तो जान लेते हैं उसके बारे में। दोस्तों, किसी भी कंपनी का जब फंड की ज़रूरत पड़ते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, या तो वो अपना जो होता है बिजनेस जो डॉक्यूमेंट्स होता है उसको बैंक में सबमिट करा के वहाँ से वो बिजनेस लोन लेते हैं, या तो वो क्या करते हैं कि अपना जो कंपनी का शेयर्स होते हैं तो शेयर्स को पब्लिक को बेच के वहाँ से वो पैसा इकट्ठा करते हैं। ज़्यादातर जो बड़े कंपनी होते हैं वो क्या करते हैं, वो लोन लेना नहीं चाहते, क्योंकि लोन लेने से क्या होता है, आपने लोन आज लिया नहीं कि महीने शुरू हो गया तो आपको ईएमआई भरना चालू करना पड़ेगा, मतलब आपने लोन लिया नहीं कि ईएमआई भरना चालू कर दो। और चाहे कंपनी प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, वो जो बैंक आपको लोन दे रहे हैं वो नहीं देखना चाहते हैं कि आपके कंपनी प्रॉफिट में चल रहा है तो भैया आप लोन जल्दी जल्दी चुका दो, या ये कहेंगे कि आपका कंपनी जो है वो लॉस में चल रहा है तो आप एक काम करो, थोड़े दिन बाद में दे देना। ऐसा नहीं होता है दोस्त। आप लोगों को भी पता है कि जो लोन का ईएमआई होता है, ये लोन का जो ईएमआई होता है हर महीने में जाता है, अकाउंट से कटता है और ये सबमिट करना ही पड़ता है, मतलब जमा करना ही पड़ता है। तो इसीलिए ज़्यादातर जो कंपनी होते हैं, थोड़े से बड़े कंपनी जो होते हैं, वो चाहते हैं जो अपना जो फंडिंग एक्वायर करने के लिए, मतलब फंडिंग जुटाने के लिए, वो क्या करते हैं, अपना जो कंपनी का शेयर होते हैं वो बेच के, जो पब्लिक होते हैं उनको बेच के वहाँ से पैसा इकट्ठा करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए उनको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले कुछ क्राइटेरिया होता है जो कंपनी को फुलफिल करना होता है। सबसे पहले ये होता है कि कंपनी को मिनिमम 3 साल पुराना होना चाहिए। दूसरे जो क्राइटेरिया है वो है कंपनी को मिनिमम लास्ट 2 ईयर है, लास्ट 2 ईयर उनको जो है प्रॉफिटेबल होना चाहिए, मतलब जो उनका जो रेवेन्यू है वो पॉजिटिव होना चाहिए, कंपनी का जो एसेट है वो पॉजिटिव होना चाहिए लास्ट 2 ईयर्स। तो ये होता है जो होता है क्राइटेरिया होता है, ये 2 क्राइटेरिया अगर फुलफिल करता है और कंपनी अगर रजिस्टर्ड होता है 1956 पब्लिक कंपनी एक्ट के तहत या तो 2013 कंपनी एक्ट के तहत अगर ये रजिस्टर्ड होता है गवर्नमेंट के खाते में, तो ये क्राइटेरिया फुलफिल होता है। अपना जो है कंपनी का जो शेयर है वो पब्लिक को बेच के वहाँ से पैसा इकट्ठा करने के लिए या अपना जो फंडिंग जुटाने के लिए। अब मान लेते हैं कोई ये कंपनी है XYZ, वो मान लेते हैं कि वो कंपनी ये जो 3 क्राइटेरिया है ये फुलफिल कर रहा है। अब उनका प्रोसेस क्या है, ये शेयर कैसे बेचेंगे, चाहने से तो नहीं होता है ना, तो उनके लिए कुछ और भी प्रोसेस होता है, उससे गुजरना पड़ता है। तो सबसे पहले इनका जो काम होता है वो ये होता है, उनको एक सेबी रजिस्टर्ड बैंक ढूंढना पड़ता है, एक सेबी रजिस्टर्ड बैंक को हायर करना पड़ता है। अब कोई भी सेबी रजिस्टर्ड बैंक को वो हायर करते हैं, किसके लिए, इस चीज़ के लिए हायर करते हैं क्योंकि कंपनी जब शुरू हुआ था उसका वैल्यूएशन कुछ और था, अभी कंपनी थोड़ा सा ग्रोथ हो गया है, कुछ साल बिजनेस कर रहे हैं ये, तो ये जो ग्रोथ हुआ है तो पहले का जो कंपनी का वैल्यू था वो वैल्यू अलग था, लेकिन अभी जो कंपनी का वैल्यू है वो वैल्यू डिसाइड करने के लिए उस बैंक को हायर किया जाता है। तो बैंक क्या करते हैं, ये उस कंपनी का जो होता है वैल्यू होता है, मतलब करेंट जो वैल्यू होता है वो ये कंपनी निकालते हैं। अब क्या करते हैं, ये वैल्यू निकालने के बाद अब जो कंपनी होते हैं वो कंपनी क्या करते हैं, सेबी के पास जो फंड जुटाना है उनको, वो कितना फंड जुटाना है और पब्लिक को बेच के, शेयर बेच के जो फंड जुटाएंगे उसके लिए एक एप्लीकेशन देना होता है, और उस एप्लीकेशन को हम बोलते हैं कि आईपीओ एप्लीकेशन। आईपीओ एप्लीकेशन क्या होता है कि कंपनी जब कोई भी कंपनी अपना जो शेयर्स है फर्स्ट पब्लिक को बेच रहे हैं, पहली बार जब कोई भी कंपनी अपना शेयर्स पब्लिक को बेचते हैं तो उसको बोलते हैं हम आईपीओ, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स यानी आईपीओ। इसमें क्या होता है, अब आईपीओ के थ्रू, हम आईपीओ इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि फर्स्ट शेयर दे रहे हैं पब्लिक को, इसीलिए आईपीओ बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स। अब इसके लिए क्या करना होता है, उसको
कंपनी क्या करते हैं कि एक एप्लीकेशन देते हैं सेबी के पास कि हम अपना जो आईपीओ निकालना चाहते हैं, हम जो पब्लिक है उनको हम शेयर बेच के वहाँ से पैसा जुटाना चाहते हैं और इतना पैसा हम जुटाना चाहते हैं। तो वो अप्लाई करते हैं सेबी के पास। अब सेबी सब कुछ देख के, सब कुछ विचार करके वो क्या करते हैं, वो अप्रूवल देते हैं या तो फिर अप्रूवल नहीं देते हैं। मान लेते हैं कंपनी XYZ को सेबी से मंजूरी मिल जाती है आईपीओ निकालने के लिए। अब कंपनी क्या करेंगे, आईपीओ डेट जो है वो अनाउंस करेंगे और आईपीओ डेट अनाउंस करने के साथ साथ वो और भी कुछ चीज़ अनाउंस करते हैं या और भी कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं पब्लिक को, ताकि पब्लिक जो भी पब्लिक आईपीओ बुकिंग करना चाहते हैं वो बुकिंग कर सके और उसको सही इन्फॉर्मेशन मिले कि ये कंपनी जो है कितने पैसे में अपना शेयर दे रहा है, मतलब कितने रुपए में अपना शेयर दे रहा है और मिनिमम कितना शेयर खरीद सकते हैं। ये सारे एक इन्फॉर्मेशन होता है। इस इन्फॉर्मेशन जो जब आप कंपनी आईपीओ अनाउंस करते हैं तब ये इन्फॉर्मेशन पब्लिश करना होता है। अब ये कैसे काम करता है, ये जो आईपीओ है कैसे पब्लिक बुकिंग करता है, तो ये हम जान लेंगे एग्जाम्पल के द्वारा। अब बात ये है कि दोस्तों आईपीओ के लिए कौन अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आईपीओ के लिए कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप कोई इंडिविजुअल हो, चाहे आप कोई कंपनी चला रहे हो, मतलब कोई रिटेल कस्टमर हो या कोई इंस्टीट्यूशनल कस्टमर हो, कोई भी आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए दो चीज़ होना मैंडेटरी है। एक है आपके पास एक डीमैट अकाउंट रहना बहुत ज़रूरी है और दूसरी बात है आपके पास 14 से 15 हज़ार रुपये रहना बहुत ज़रूरी है। अब मान लेते हैं आपके पास 14-15 हज़ार रुपये है लेकिन आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ICICI बैंक का जो डीमैट अकाउंट है वो आप खुलवा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पे क्लिक करके आप 5 से 7 मिनट लगता है अकाउंट ओपन कराने में, डीमैट अकाउंट ओपन कराने में, और ये बिल्कुल फ्री है दोस्तों। और उसके लिए अगर किसी भी तरह का आपको मदद चाहिए, किसी भी तरह का हेल्प चाहिए, तो उसमें एक लिंक में एक नंबर भी दिया हुआ है, जो डिस्क्रिप्शन है उसमें एक नंबर भी दिया हुआ है, वो मेरा एक टीम मेंबर का नंबर है जो आपको अकाउंट ओपनिंग में मदद करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों अगर अकाउंट नहीं है आपके डीमैट अकाउंट तो जल्दी से फटाफट डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक में क्लिक करिए और अपना डीमैट अकाउंट खुलवा लीजिए। और ICICI का जो डीमैट अकाउंट है ये बिल्कुल फ्री है फर्स्ट ईयर, और सेकेंड ईयर से कुछ चार्जेस लगते हैं, वो होते हैं 700 प्लस GST। तो दोस्तों हर एक कंपनी का, किसी भी बैंक हो या किसी भी कंपनी हो जो डीमैट अकाउंट होते हैं, हर एक डीमैट अकाउंट का एक AMC चार्जेस होता है, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। तो हर एक का अलग अलग होता है। तो ICICI का फर्स्ट ईयर फ्री है, लेकिन बाकी कंपनियों का फर्स्ट ईयर चार्जेस लगता है। लेकिन ICICI का फर्स्ट ईयर फ्री है, लेकिन सेकेंड ईयर से 700 रुपये प्लस 18% GST लगता है। ये आपका होता है AMC एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। तो दोस्तों जल्दी से जाके अकाउंट खुलवा लीजिए। और अगर आपके पास डीमैट अकाउंट ऑलरेडी खुला हुआ है तो हम देखते हैं कि कैसे बुक होता है आईपीओ के लिए, आप अप्लाई करते हैं और जो इंपॉर्टेंट डेट्स वो अनाउंस करते हैं उसमें क्या क्या होता है और उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशंस होते हैं। तो हम देख लेते हैं एक एग्जाम्पल से, और वो एग्जाम्पल है IRCTC का जो आईपीओ आया था 2019 का। उसमें से हम देख लेते हैं कि कैसे आईपीओ का जो इन्फॉर्मेशन है वो हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं IRCTC का आईपीओ डिटेल्स। तो दोस्तों IRCTC का जो आईपीओ आया था वो 2019 में आया था, सितंबर के एंड में आया था। तो ये डिटेल्स जब आता है आईपीओ का डिटेल्स कुछ इस तरह से सारा डिटेल्स पब्लिश होता है। तो ये डिटेल्स जो है, ये इन्फॉर्मेशन हम कैसे समझते हैं तो वो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो ऊपर जो सबसे पहले दिख रहा है आईपीओ ओपनिंग डेट। आईपीओ ओपनिंग डेट जो दिख रहा है वो 13 सितंबर 2019, मतलब इस डेट से आईपीओ बुकिंग चालू हुआ था। और उसके नीचे है आईपीओ क्लोजिंग डेट, मतलब 3 अक्टूबर 2019, मतलब उसका जो बुकिंग का क्लोजिंग हुआ था वो हुआ था 3 अक्टूबर 2019 में। अब नीचे लिखा हुआ है उसके नीचे इशू टाइप बुक बिल्ड इशू आईपीओ। बुक बिल्ड मतलब कि आप एक शेयर नहीं खरीद सकते हैं, आपको बुक बिल्ड खरीदना पड़ेगा, मतलब आपको लॉट में खरीदना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद है फेस वैल्यू ₹10 पर इक्विटी शेयर। दोस्तों अगर फेस वैल्यू क्या है ये आपको पता नहीं है तो मेरे जो पहले का वीडियो है, इससे पहले जो वीडियो मैंने डाला था वो वीडियो आप जाके जल्दी से देख लीजिए। तो उसमें और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे कि प्रोमोटर्स क्या होते हैं, मतलब बहुत सारे डिटेल्स आपको समझ में आ जाएंगे जो आगे की वीडियो में बहुत यूज़ होने वाले हैं। जो शेयर मार्केट का जो भी वीडियोस होते हैं उसमें वो वर्ड्स यूज़ होते हैं, वो जो इन्फॉर्मेशन है, छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन वो वीडियो में मैंने दिया है, तो वो आगे बहुत यूज़ होने वाले हैं, बहुत सुनने वाले हैं। तो जल्दी से प्लीज़
ऊपर में जो आई कार्ड आ रहा है उसमें क्लिक करिए और जो पिछले वाला वीडियो है वो जल्दी से देख लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों फेस वैल्यू है ₹10 पर इक्विटी शेयर, ठीक है। उसके नीचे जो है IPO प्राइस, ठीक है। IPO प्राइस क्या है, ₹315 टू ₹320 पर इक्विटी शेयर। मतलब ये जो IPO प्राइस होता है ना, ये पब्लिक के लिए छोड़ देते हैं। ये बीट प्राइस होता है, मतलब ये जो प्राइस होता है 315 से 320 तक इन्होंने इसीलिए दिया है कि वो देखते हैं कि पब्लिक कौन से प्राइस में ज़्यादा बुकिंग कर रहे हैं। हो सकता है कोई 315 में बुकिंग कर रहा हो सकता है कोई 316 में बुकिंग कर रहा हो, कोई 320 में बुकिंग कर रहा हो। लेकिन ज़्यादातर केस में क्या होता है, लोग ज़्यादा जो अमाउंट होता है, जो मान लेते हैं यहाँ पे जो है 315 से 320 है, तो लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा जो अमाउंट है मतलब 320 में वो लोग बुकिंग करते हैं 320 रुपये से। क्यों बुकिंग करते हैं, क्योंकि उसमें जो IPO का जो अलॉटमेंट होने का चांसेस आपके नाम पे वो बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो प्राइस है, IPO प्राइस जो है 315 से 320 पर इक्विटी शेयर। अब है मार्केट लॉट। मार्केट लॉट मैंने जैसे बुक बिल्ड में बताया था कि आप एक शेयर नहीं खरीद सकते, आपको एक लॉट खरीदना पड़ेगा। तो इस शेयर का जो लॉट है वो है 40 शेयर्स का लॉट है। मतलब आप एक शेयर नहीं खरीद सकते, आपको मिनिमम 40 शेयर्स खरीदना पड़ेगा, और या तो 40 शेयर्स खरीद सकते हैं और या तो उसके जो मल्टीपल में है आप खरीद सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम आप 2 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब 40 शेयर का मल्टीपल में आप खरीद सकते हैं और जो मैक्सिमम अमाउंट है वो 2 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उसके नीचे जो लिखा हुआ है लिस्टिंग एट BSE एंड NSE। लिस्टिंग एट BSE एंड NSE इसका मतलब है कि ये जो IPO जो निकाल रहे हैं पब्लिक के लिए, ये जो IPO पब्लिक को जिनको मिल जाता है वो होता है प्राइमरी मार्केट होता है। मतलब ये मार्केट में नहीं, ये डायरेक्ट कंपनी से खरीद रहे हैं। जो जैसे अगर आप IPO के लिए अप्लाई करते हो और आपको शेयर मिल जाता है, मतलब डायरेक्ट आप कंपनी का शेयर खरीद लिया कंपनी से, तो ये हो गया प्राइमरी मार्केट। और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, जब IPO का लिस्टिंग हो जाते हैं BSE NSE में। मतलब मान लेते हैं मुझे IPO मिला था, मैंने खरीद लिया था IPO कंपनी से, अब मुझे अच्छा रिटर्न मिल रहा है जिस दिन लिस्टिंग हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं बेच दूंगा। अब कंपनी तो लेंगे नहीं वो शेयर, वो कौन लेंगे, तो आप वो कंपनी क्या करते हैं NSE और BSE में जो लिस्टिंग करा देते हैं। अब लिस्टिंग होने के बाद मैं क्या करूँगा, मेरा कंपनी शेयर तो कंपनी लेंगे नहीं, तो मैं क्या करूँगा NSE या BSE में जाके बेच दूंगा, क्योंकि कोई वेट कर रहे होंगे कि शेयर खरीदने के लिए IRCTC का, ठीक है। तो उसको बोलते हैं मैं बेचूंगा तो कोई और ख़रीदेगा। तो ये हो गया सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट क्या है, कंपनी से डायरेक्ट आपके खाते में शेयर आ रहा है डीमैट अकाउंट में, और जो सेकेंडरी मार्केट है आप बेच रहे हैं कोई और ख़रीद रहा है, या कोई और ख़रीद रहा है आप कोई और बेच रहा है आप ख़रीद रहे हो, तो ये हो गया सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। तो लिस्टिंग एट BSE NSE समझ गए हैं, ठीक है। अब उसके नीचे देखिए IRCTC IPO टेंटेटिव टाइम टेबल्स। मतलब कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स होता है, जो IPO के इन्फॉर्मेशन आते हैं उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स होता है। जैसे इस IPO में क्या इंपॉर्टेंट डेट्स था, IPO ओपन डेट मैंने बता दिया आपको सितंबर 30, 2019। IPO क्लोजिंग डेट October 3, 2019। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट डेट October 9, 2019। इसका मतलब क्या है, बेसिस ऑफ अलॉटमेंट डेट October 9, 2019। इसका बेसिक मतलब ये है, मान लेते हैं कंपनी जो भी मान लेते हैं कंपनी 5 लाख लॉट जो है शेयर्स का वो पब्लिक को मतलब बेच रहे हैं। अब ये जो 5 लाख लॉट है, अब 5 लाख लॉट है, लोग मान लेते हैं अप्लाई कर रहे हैं 10 लाख 15 लाख लोग अप्लाई कर रहे हैं IPO के लिए। अब सबको तो मिलेगा नहीं, कुछ लोगों को मिलेगा। अब किसको मिला है किसको नहीं मिला है, बुकिंग मान लेते हैं 5 लाख लोगों ने किया है, लेकिन किसको मिला है किसको नहीं मिला है, ये जिस दिन में बता देते हैं वो डेट होता है बेसिस ऑफ अलॉटमेंट डेट। मतलब उस डेट को पता चल जाता है, मैसेज आ जाता है या ईमेल आ जाता है कि आपको अलॉटमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये है बेसिस ऑफ अलॉटमेंट डेट जो था IRCTC का October 9, 2019। अब नेक्स्ट जो है इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स, वो डेट क्या है October 10, 2019। अब 9 तारीख को जो है आपके पास मैसेज आ जाता है थ्रू टेक्स्ट, थ्रू आपका ईमेल ID, तो उसमें मैसेज आ जाता है आपके पास कि आपको अलॉटमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। अब ये जो रिफंड इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स मतलब कि अगर 5 लाख लोगों ने अप्लाई किया था, मान लो 2 लाख लोगों को मिला है जो अलॉटमेंट हुआ है, जो IRCTC का IPO है। अब 2 लाख लोगों को मिला है, अब 2 लाख लोगों का पैसा वो काट लेंगे।
अभी क्या होता है ना, पहले दोस्तों पहले ही पैसा काट लेते थे। अब क्या क्या होता है, जब आप आईपीओ के लिए बुकिंग करते हो, जितना बुकिंग अमाउंट होता है वो अमाउंट आपके अकाउंट में तो रहता है, डीमैट अकाउंट में, लेकिन उसको ब्लॉक कर देते हैं, उसको डेबिट नहीं करते, मतलब अकाउंट से वो लोग ले ही नहीं, मतलब लेते नहीं है, ये डेबिट नहीं होता है, ये आपका जो है ब्लॉक कर देते हैं। पहले क्या होता है, डेबिट हो जाता था आपके अकाउंट से, अब ये डेबिट नहीं होता है, आपके अकाउंट में ब्लॉक कर देते हैं। अब मान लो 5 लाख लोग अप्लाई किया था, 2 लाख लोगों को मिल गया है, अब उनके फिर डीमैट अकाउंट में जो पैसा था वो ब्लॉक किया हुआ था उसको काट लेंगे, क्योंकि उनको शेयर अलॉटमेंट हो गया है। अब जिनको अलॉटमेंट नहीं हुआ है उनको उनके पैसों के ऊपर जो ब्लॉक था वो ब्लॉक हटा देंगे दोस्तों, ठीक है। तो मतलब कि इसीलिए बोलते हैं इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स। अब वो डेट था अक्टूबर 10, 2019। अब नेक्स्ट जो है वो है क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमैट अकाउंट, वो था अक्टूबर 11, 2019। मतलब जिन लोगों का अलॉटमेंट नहीं हुआ उन लोगों के अमाउंट से तो जो होल्ड था वो हटा लिया गया। अब जिन लोगों के अलॉटमेंट हो गया उनका तो पैसा काट लिया गया, तो उनका शेयर्स का क्या, आईपीओ का क्या, तो वो आ जाएगा आपके 10 तारीख को। उनका जो है पैसा काट लिया था, तो 11 तारीख को, 11 अक्टूबर उनके डीमैट अकाउंट में वो जो शेयर्स है वो आ गया था दोस्तों 2019 के अक्टूबर 11 में। अब जो है आईपीओ लिस्टिंग डेट अक्टूबर 14, 2019। अब आईआरसीटीसी का जो लिस्टिंग डेट था, मतलब प्राइमरी जो मार्केट है, जब शेयर 2 लाख लोगों को तो मिल गया, बाकी लोगों को मिला नहीं है, वो लोग बैठे हैं कब लिस्टिंग होगा एनएसई बीएसई में, लोग बेचेंगे हम खरीदेंगे, मतलब सेकेंडरी मार्केट में बाई और सेल होगा। तो वो लिस्टिंग डेट होता है, लिस्टिंग उसको बोलते हैं लिस्टिंग, आईपीओ लिस्टिंग डेट, उस डेट को जिस डेट में वो लिस्टिंग होता है। अब आईआरसीटीसी का जो लिस्टिंग डेट था वो था 14 अक्टूबर 2019, मतलब उस डेट में लिस्टिंग हुआ था दोस्तों, ठीक है। ये समझ गए होंगे आप लोग। अब नेक्स्ट जो दिख रहा है यहाँ पे वो है आईआरसीटीसी आईपीओ लॉट साइज। लॉट साइज क्या होता है, आप एक शेयर तो नहीं खरीद सकते। आईआरसीटीसी का जो लॉट है वो है 40 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है अब मिनिमम एक लॉट मतलब मिनिमम 40 शेयर्स खरीद सकते हैं, जिसका वैल्यू आ रहा है 14,800। इसीलिए 14,800 बता रहा हूँ, क्योंकि मैक्सिमम प्राइस ज़्यादातर लोग जो बुकिंग करते हो मैक्सिमम प्राइस में ही करते हैं, जो है 320 आईआरसीटीसी का है। तो अगर 320 के हिसाब से देखते हैं तो 40 शेयर का जो वैल्यू है वो है 12,800 रुपये। तो मिनिमम आप 12,800 रुपये लगा सकते हैं, और मैक्सिमम जो लॉट साइज़ है मैंने बोला था 2 लाख से ज़्यादा आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, और 40 से मल्टीप्लाई भी आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपका जो 2 लाख रुपए में आपको आ रहा है 15 लॉट आ रहा है प्लस आपको 20 शेयर आ रहा है, ऐसा नहीं खरीद सकते आप। आपको लॉट ही खरीदना पड़ेगा, मतलब कि आपको 2 लाख में आईआरसीटीसी का जो लॉट आ रहा है वो आ रहा है 15, मतलब एक लॉट में 40 शेयर, तो 15 लॉट में 600 शेयर। तो 600 शेयर का जो वैल्यू आ रहा है 320 रुपये करके अगर देखेंगे तो 1,92,000 है, 1,92,000। तो मैक्सिमम जो आप वो इन्वेस्ट कर सकते थे आईआरसीटीसी के आईपीओ में, अगर आप इन्वेस्ट करते तो 1,92,000 रुपीज़ ओनली, ठीक है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन था, ऐसे इन्फॉर्मेशन पब्लिश होता है जब आईपीओ आता है, तो ठीक है दोस्तों। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों मान लेते हैं कि आपको ये जो आईआरसीटीसी का आईपीओ है, ये मान लेते हैं आपको अलॉटमेंट अगर हो जाता तो क्या होता। दोस्तों क्या आपको पता है कि ये जो आईआरसीटीसी का मैंने आईपीओ डिटेल्स बता रहा हूँ आपको, मतलब ये जो अभी दिखाया है, ये आईपीओ का जो लिस्टिंग हुआ था 14 अक्टूबर 2019 में, आपको दोस्तों पता है कि लिस्टिंग डे का जो प्राइस था आईआरसीटीसी का, वो प्राइस क्या था, वो था 645 रुपीज़। मतलब आप अगर आईपीओ बुकिंग करते हो और आपको अगर आईपीओ अलॉट हो जाता तो आपने आईपीओ बुकिंग किया था कितने रुपीस में पर शेयर, 320 रुपये में, और आपको अगर लिस्टिंग डे में ही आप बेच देते, मान लेते तो आपने खरीदा था 320 रुपये में और आप बेच देते 645 रुपये में, मतलब कि दुगने से भी ज़्यादा। मतलब आपको टोटल टाइम कितना लगा था दोस्तों, आपने अप्लाई किया था 30 सितंबर 2019 को और लिस्टिंग हुआ 14 अक्टूबर, मतलब 15 दिन में आपका जो पैसा है ये डबल बना के दिया है दोस्तों इस आईपीओ ने, आईआरसीटीसी के आईपीओ ने, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरह से अगर आपको बेसिक नॉलेज अगर रहता है शेयर मार्केट का, तो आप अपना पैसा जो है दुगना कर सकते हो 21 दिन में। मैं 21 दिन इसीलिए बोला क्योंकि कोई भी शेयर का जो ओपनिंग डेट होता है और लिस्टिंग डे दोनों के बीच में जो अंतर होता है वो 21 दिन से ज़्यादा नहीं होता है नेचुरली, ठीक है। तो इसीलिए मैंने बोला कि आप 21 दिन में अपना पैसा डबल कर सकते हैं, और उसके लिए किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, खाली बेसिक नॉलेज की ज़रूरत है दोस्तों। एक बात हमेशा याद रखना, अगर किसी भी चीज़ में आपको सक्सेस होना है तो उस चीज़ का जो बेसिक है
उसके बारे में इन्फॉर्मेशन, उसके बारे में नॉलेज आपको बहुत बढ़िया रहना चाहिए दोस्तों। तो ठीक है, अगर आपको शेयर मार्केट में सक्सेस होना है तो प्लीज़ जो शेयर मार्केट का बेसिक नॉलेज है उसको एक्वायर कीजिए, उसको अपने दिमाग में लोड करिए, ठीक है। और धीरे धीरे ये जो नॉलेज है काम करते हुए इसको एक्सपीरियंस में तब्दील कीजिए। मतलब एक्सपीरियंस में ये जो आपका नॉलेज है इसको एक्सपीरियंस में कन्वर्ट कीजिए। कैसे होगा? आप पहले डीमैट अकाउंट खुलवा लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसके बाद आप कुछ नहीं, अगर आईपीओ में लगाने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, आप 50 रुपये 100 रुपये से आपका इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन की जो ज़रूरत है वो मेरे आप वीडियो से मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो अगर पुराना वीडियो नहीं देखा वो भी देख लीजिए, हर एक वीडियो देख लीजिए मेरे चैनल में जो भी है, ठीक है दोस्तों। तो आपको धीरे धीरे बेसिक नॉलेज डेवलप होने लगेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों, आज इतना तक, मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।